तो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी को YPY मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ कंप्यूटर साइंस क्लास 12। ठीक है, ओके। ये गड़बड़ा गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं भाई? चैप्टर नंबर 1 को ही कर रहे हैं आगे, चैप्टर मतलब लेक्चर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो एक बार बता दो, क्या मैं ऑडिएबल हूँ? क्या मैं ऑडिएबल हूँ? एक बार जरा बता देना सारे लोग, तक इसको मैं सही करता हूँ। चलो, एक बार मुझे बताओ, क्या मैं सभी को सुनाई दे रहा हूँ? फिर आगे बात करेंगे हम लोग, पूरा इस आज के इस लेक्चर को फिर कंटिन्यू करेंगे। एक बार बता दो मुझे बस, जल्दी से बता दो भाई लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, यस सर जी। हाँ जी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं और उस स्ट्रक्चर को किस तरीके से समझना है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इसके लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे लेक्चर नंबर 2 में? सीखेंगे। समझ आई बात? बिल्कुल। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो देखो, मैंने छोटी छोटी चीज़ें आप लोग के लिए लिख के रखा है ताकि आपको थोड़ी सी समझने में आसानी हो। ठीक, तो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। प्रोग्रामिंग देखो क्या कहता है कि प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कहता प्रोग्रामिंग जो है, कंप्यूटर को एक स्पेशल तरह का कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और अगर वो सॉल्व कर रहा है तो वही क्या है भाई, प्रोग्रामिंग। दूसरे तरीके से कह सकते हो, द सेट ऑफ रूल टू परफॉर्म सम स्पेशल टास्क इन कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम। मतलब कंप्यूटर में अगर आप किसी स्पेशल तरह के काम को देते हो और अगर वो उसे कर रहा है तो इसी पूरे को क्या कहेंगे, प्रोग्राम कहेंगे। ठीक है जी। द सेट ऑफ रूल टू परफॉर्म सम स्पेशल टास्क, मतलब कुछ ऐसे काम को करने के लिए सेट जिसे कंप्यूटर कर रहा है तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रोग्रामिंग बोलेंगे। ठीक, अब कोई भी काम होता है ना भाई, तो ये चार चीज़ों पे डिपेंड करता है। मतलब ये इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें से पहला क्या है, एल्गोरिदम, और दूसरा है फ्लो चार्ट, तीसरा है कोडिंग और लास्ट है ड्राई रन। अभी मैंने थोड़ा सा चीज़ यहाँ पे लिख के रखा है, बाकी सारी चीज़ें आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो घबराना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, सारी चीज़ें हाथ से लिख के समझाऊंगा। ठीक है जी, बिल्कुल। तो एक बार कमेंट करके बताना, ये छोटी सी चीज़ आपको समझने में दिक्कत हो रही है क्या? कुछ नहीं होना चाहिए दिक्कत। सर ये सेकंड टॉपिक है क्या, यूनिट यूनिट 1 का? नहीं नहीं नहीं, हाँ, अभी जो हम लोग कर रहे हैं भाई, यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, रिव्यू ऑफ C++। और ये अभी लंबा चलेगा, तो अभी सेकंड चैप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो रिव्यू ऑफ C++ ही अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये उसमें एक अलग टॉपिक है जिसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ यहाँ पे बात नहीं करेंगे हम लोग, ये छोटा सा पार्ट था प्रोग्रामिंग। अब इसके स्ट्रक्चर वगैरह जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसके स्ट्रक्चर में पहला चीज़ आता है एल्गोरिदम। क्या आता है? एल्गोरिदम। अब ये जो एल्गोरिदम है, इसे समझो ध्यान से कि क्या होता है एल्गोरिदम का मतलब। ठीक, तो भाई एल्गोरिदम जो होता है ना, एक मेथड होता है, एक प्रोसेस है जिसमें आप किसी काम को स्टेप बाय स्टेप करते हो, यानी वन बाय वन करते हो। ठीक है, समझ में आई बात? तो प्रोग्रामिंग में अगर हम एल्गोरिदम को देखें तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप या वन बाय वन सॉल्व किया जाता हो, तो क्या है, एल्गोरिदम। ठीक, तो सुनो, लिखो इसका डिफिनेशन भी साथ साथ हम लोग लिखते चलेंगे और आप नोट्स भी यहाँ बनाते चलोगे। तो अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो लिखो, द प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच वी सॉल्व द प्रोग्राम। वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप। इट इज नॉन एज
एन एल्गोरिदम। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप प्रोग्राम को सॉल्व करते हो स्टेप बाय स्टेप या फिर वन बाय वन, इसी को क्या बोलेंगे भाई? एल्गोरिदम बोलेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए भाई, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बार सारे लोग लाइक कर देना, और कितने लोग हजारीबाग में रह करके इस लेक्चर को देख रहे हो मुझे बताना एक बार, जरा मैं देखूं। एक बार लाइक कर दो सेशन को और शेयर भी कर दो बाकी के पास। तो समझ में आ गया ये एल्गोरिदम क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम किसी प्रोग्राम को वन बाय वन या स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, इसी को क्या बोल रहे हैं? एल्गोरिदम बोल रहे हैं। लिखो, एन एल्गोरिदम, एन एल्गोरिदम वर्क्स by the help of फाइव स्टेप्स। ठीक है, एक जो एल्गोरिदम होता है ये 5 स्टेप पे काम करता है भाई। कितने स्टेप पे काम करता है? 5 स्टेप पे काम करता है। समझ आई बात? बिल्कुल। तो ये 5 स्टेप जो है भाई आपके पास क्या क्या है, देखो ध्यान से सुनना, सारी चीजें ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? इधर तो कुछ भी नहीं है। चलो यहाँ देखो, ये जो 5 स्टेप है इसमें से पहला क्या है भाई कि कोई भी चीज़ें अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसको क्या करते हैं? सबसे पहले स्टार्ट। तो पहला इसका जो है स्टेप वो क्या है? स्टार्ट। दूसरा में हम लोग किसी चीज़ को एक्सेप्ट कराते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट या फिर इनपुट, या इसी को कई बार इंटर लिखा हुआ रहता है। तो सेकेंड स्टेप ये है कि आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो? इनपुट करा रहे हो, तो लिख लो इंटर द वैल्यू। ठीक। अच्छा, तीसरा स्टेप जो होता है भाई इसमें वो होता है प्रोसेसिंग का, कि जो भी चीज़ें हमने डाला है इंस्ट्रक्शन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें प्रोसेस होगी या प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, राइट। और फोर्थ जो होता है भाई ये होता है डिस्प्ले, यानी जो भी चीज़ें हमने इंस्ट्रक्शन डाला है उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हुई है वो हमें डिस्प्ले होगी। और फिफ्थ जो स्टेप होता है वो भाई, फिफ्थ जो स्टेप यहाँ पे अपने पास देखने को मिलेगा ये आपके पास होगा स्टॉप। ये 5 बेसिक स्टेप हैं और इम्पोर्टेंट है। कई बार आपसे पूछता है हाउ मेनी स्टेप्स आर फॉलोड बाय एन एल्गोरिदम, कितने स्टेप एक एल्गोरिदम के द्वारा फॉलो किया जाता है, ये आपसे कई बार पूछता है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप है। पहला क्या है? स्टार्ट। किसी भी काम को हम करते हैं तो पहले क्या करते हैं भाई? स्टार्ट करते हैं। ठीक। उसके बाद यहाँ अगर हम देखें तो फिर उसमें हम कोई चीज़ें एक्सेप्ट कराती हैं, यानी कोई प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं तो उसको स्टार्ट करेंगे, उसमें कुछ वैल्यू को इंटर कराएंगे, फिर वो प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद जो भी फाइनल चीज़ें होगी वो आपको डिस्प्ले होगी, और अगर आपको डिस्प्ले हो गई तो फिर उसको स्टॉप कर दो। सो दीज आर द 5 स्टेप ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में क्या कहता है? राइट एन एल्गोरिदम एंड फाइंड सम ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, एक एल्गोरिदम लिखना है जिसमें आपको क्या करना है? सम निकालना है। तो भाई सम निकालने के लिए एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, यहाँ लिखना चाहिए था एक्सेप्ट टू वैल्यू और टू नंबर देन राइट एन एल्गोरिदम एंड फाइंड सम, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अधूरा छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे 2 नंबर का हमें सम निकालना है तो पहले एक नंब 1 मान लेते हैं और एक नंब 2। अच्छा, ये नंब ना लिख करके आप यहाँ कोई वेरिएबल भी ले सकते हो। ठीक है, आप यहाँ कोई वेरिएबल भी मान सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने नंब लिया है, आप ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, सी, जो भी आपको मन करे वो आप मान सकते हो। तो एल्गोरिदम देखो यहाँ पे 5 स्टेप में काम किया अपना। पहला स्टेप क्या है भैया कि स्टेट मतलब यह स्टार्ट हुआ है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ देखो ध्यान से, तो यहाँ पे इनपुट कराया गया है 2 नंबर, यानी नंब 1 और नंब 2। तीसरा स्टेप अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है भाई कि प्रोसेस करवाया गया है। तो प्रोसेस में क्या हो रहा है? सम हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है देखो ध्यान से, तो प्रोसेस में यहाँ पे सम हो रहा है, सम 2 नंबर का सम हो रहा है। ठीक, और फिर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो प्रिंट क्या होगा? जो चीज़ें हमने करा है भाई, हम 2 नंबर का सम किए हैं तो हमें सम प्रिंट होकर के दिखेगा। तो यहाँ प्रिंट में क्या लिखा गया है? 4 स्टेप में देखो ध्यान से, तो यहाँ पे लिखा गया है सम। ठीक, और फिफ्थ स्टेप में स्टॉप कर देना है, तो ये स्टॉप लिखा हुआ है।
ठीक, तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को सॉल्व करना है अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो। अब ये एक क्वेश्चन था भाई, मैं बहुत सारा क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, राइट एन एल्गोरिदम एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर एरिया का ट्राइंगल आपको फाइंड करना है और उसके लिए एक एल्गोरिदम लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये क्या होता है, किसी को पता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर बात करें तो भाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यही होता है ना, बेस इंटू हाइट, यही होता है। आपको तो पता है यही फॉर्मूला होता है भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का, पता है ना ये सारी चीज़ें? बिल्कुल सर पता है। तो अगर इसके लिए आपको लिखना हो एक एल्गोरिदम तो कैसे लिखेंगे? तो सुनो, ये जो बेस है इसको मैं मान लेता हूँ बी, और ये जो हाइट है इसको मैं मान लेता हूँ एच। ठीक, और यहाँ पे ये जो तुम्हारे पास 1/2 है, ये एक कांस्टेंट नंबर है, क्या है? कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे। तो आप दिमाग में एक सवाल बन रहा होगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? दिमाग में एक सवाल बन रहा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हेलो, ठीक है, चलो जी ठीक है। तो समझ में आया इसको कैसे लिखेंगे, ये चीज़ें समझ में आ रही है, दिमाग में कुछ विजुअल बन रहा है कि कैसे आखिर होना चाहिए। तो अगर इसे तुम्हें सॉल्व करना है तो सिंपल सा तरीका है भाई, सुनो। तुम्हें पहला स्टेप में क्या करना है, स्टार्ट करना है चीज़ों को। क्या करना है? स्टार्ट करना है। पहले क्या कर रहे हैं? स्टार्ट। ठीक, दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, हम वैल्यू को एक्सेप्ट कराते हैं या इनपुट कराते हैं। यहाँ लिखते हैं इनपुट द वैल्यू, इनपुट द वैल्यू बी एंड एच। कि बी क्या है यहाँ पे, ब्रेथ, सॉरी बेस, एंड एच क्या है, हाइट। थर्ड यहाँ पे अगर हम स्टेप की बात करें, थर्ड स्टेप में तो क्या होगा, अप्लाइंग फॉर्मूला। भाई हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये सारी चीज़ें अप्लाइंग फॉर्मूला। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, अप्लाइंग फॉर्मूला। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होना चाहिए। और ये जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, किसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं भाई? देखो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इधर वाला जो चीज़ें मैंने लिखा था, आपको पता है कि इसका ट्राइंगल का क्या होता है, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको हमें क्या करना है, इसके लिए एल्गोरिदम लिखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, और इक्वल टू। ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे भाई, देखो 1/2 है, तो कंप्यूटर में तुम 1/2 ऐसे प्रोग्राम में नहीं लिख पाओगे, तो इसके इक्वल टू में तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो इसके इक्वल टू में क्या लिखेंगे, तो पॉइंट क्या कितना आएगा, देखो 5। यहाँ पे तुम्हें लिखना है 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट, इस तरीके से तुम्हें लिखना है। ठीक, फोर्थ स्टेप में देख तुम्हें क्या करना है, डिस्प्ले। तो यहाँ पे लिखो डिस्प्ले। अब डिस्प्ले क्या होगी भाई, डिस्प्ले क्या होगी, ये चीज़ें बताओ। तो डिस्प्ले द एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकाल रहे हैं, तो हमें डिस्प्ले भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ही होगा। ठीक है, ओके। और फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, तुम्हें स्टॉप कर देना है। अब बहुत धीरे धीरे समझाया है मैंने सारी चीज़ें, आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताना, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये वाला सिंबल, ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई करने का काम यहाँ पे करता है। ठीक है, लेकिन इस सिंबल को कंप्यूटर साइंस के अंदर एक और नाम से जाना जाता है। क्या किसी को ये नाम पता है? जरा बता दो मुझे, क्या किसी को ये नाम पता है? एल्गोरिदम में आ गया सर इतना जल्दी? भाई ये एल्गोरिदम जो है ना, बेसिक ही है सारा चीज़। एक कोई भी प्रोग्राम जब लिखते हो ना, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो
भाई देखो, ये जो सिंबल होता है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं एस्टेरिस्क। क्या कहते हैं? एस्टेरिस्क कहते हैं। अरे इतनी बात समझ में आई? ये सिंबल को एस्टेरिस्क भी कहते हैं। तो किसी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर तुम्हें पूछा जाए और उसके लिए अगर एल्गोरिदम लिखना है तो ये कुछ इस तरीके से लिखाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आज बहुत धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली बात है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये जैसे तैसे हो गया सारा चीज। भाई ये जैसे तैसे हो गया थोड़ा सा। ठीक है, ये थोड़ा सा जैसे तैसे हो गया है। यहाँ पे बेसिकली एक आपके पास क्वेश्चन है, क्या बोला है कि एक्सेप्ट थ्री नंबर। ठीक है, एक्सेप्ट थ्री नंबर एंड फाइंड विच वन इज द बिगेस्ट यानी लार्जेस्ट। तीन नंबर को तुम्हें एक्सेप्ट कराना है, एक एल्गोरिदम लिखना है जिसमें तुम्हें बताना है कि कौन सबसे बड़ा है। ठीक, तो देखो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा इफ एल्स का। तो इफ एल्स का मतलब मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखो इफ जो आप देखते हो ये होता है जिसके अंदर आप कंडीशन को लिखते हो, ये कंडीशन को बताता है। ठीक, और अगर इफ वाला कंडीशन गलत हो जाता है तो ये एल्स वाले स्टेटमेंट में जाकर के आपको डिस्प्ले होती है। और अगर इफ का कंडीशन सही है तो इफ का अपना स्टेटमेंट होगा जो आपको डिस्प्ले होगा। ये थोड़ा सा अभी मैंने ऊपर ऊपर बताया है, बस यहाँ समझो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें। ठीक, तो मैं यहाँ पे दूसरे कलर से लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या किया गया, स्टेप वन में चीज़ों को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसको समझ लो, इसको समझ लो, फिर इसको मैं फिर से लिखवा दूंगा। यहाँ थोड़ी सी ओरिएंटेशन खराब हो गई है। ठीक है भाई, देखो अगर मैं यहाँ पे बोला है तीन नंबर, तो तीन नंबर के लिए हम कोई नंबर नहीं मानेंगे। प्रोग्राम में जब भी आपको नंबर की बात करें तो उसके लिए कोई वेरिएबल को हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? वेरिएबल। तो मान लो मैं यहाँ पे तीन वेरिएबल मानता हूँ। पहले चेक करेंगे अलग अलग कंडीशन को अप्लाई करते हुए कि अगर मैंने तीन नंबर माना है तो उसमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे एक नंबर मान लेता हूँ यानी एक वेरिएबल ए मान लेता हूँ, एक बी मान लेता हूँ और एक सी मान लेता हूँ। ठीक, अब हमें ये तीन नंबर में से हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा है जो बड़ा है। क्या बोला है? विच वन इज द बिगेस्ट, यानी इन तीन नंबर अगर एक्सेप्ट कराया जा रहा है तो इस तीन नंबर में सबसे बड़ा कौन है। तो सुनो, एक कंडीशन यहाँ पे लिखा गया है, देखो इसको आप लिख लेना। पहला स्टेप में लिखा हुआ है स्टार्ट। ठीक है, दूसरा स्टेप में लिखा हुआ है एक्सेप्ट थ्री नंबर। तो तीन नंबर यहाँ पे क्या किया गया है, एक्सेप्ट कराया गया है बेसिकली। पूरा ओरिएंटेशन खराब हो गया है इसका। चलो ये तो तीन नंबर वाला क्वेश्चन नहीं था। हाँ लेकिन समझ लो, एक क्वेश्चन में जो समझा रहा हूँ उसको समझ लो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ये पूरा एकदम बिगड़ गया है सारा चीज, ओरिएंटेशन पता नहीं। तो तीन नंबर भाई अगर आपको बोला है। हाँ हाँ, नीचे। ठीक है ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। तो चलो जी, अभी थोड़ा सा मैंने इसको सही करा है। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि एक्सेप्ट नंबर एंड फाइंड विच वन इज द बिगेस्ट यानी लार्जेस्ट। तीन नंबर तुम्हें एक्सेप्ट कराना है और उसमें से तुम्हें चेक करके बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक, तो ये लिखा कैसे गया है, देखो सबसे पहले इसको समझ लो। अगर मैंने तीन नंबर यहाँ पे माना है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ठीक है, तीन नंबर क्या करा है भाई, मैंने माना है ए बी एंड सी। जरा सा आप लोग भाग तो नहीं गया सारे लोग? हेलो सर, हेलो हेलो। देखो, तो तीन नंबर यहाँ पे माना है भाई, तो अपने पास देखो बताना है कि तीनों में से बड़ा कौन है। तो एक कंडीशन में यहाँ पे लगाता हूँ, जैसे मैं पहले मानता हूँ भाई ए जो है ये बी से बड़ा है, एंड जो बी है मतलब ए जो है ये सी से भी बड़ा है,
और यहाँ पे मैंने लिखा इफ के अंदर, मतलब इफ में ये बताया जा रहा है कि जो ए है ये बी से भी बड़ा है और ये जो है सी से बड़ा है। इसका मतलब ए सभी से बड़ा है ना, ए इज लार्जर, मतलब ए जो है ये सभी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है, सी से बड़ा है, इसका मतलब ए यहाँ सभी से बड़ा है। तो एक कंडीशन ये हो गया कि पहले हम इस तरीके से चेक करेंगे। दूसरा कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अगर ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, तो अब बी और सी में देखेंगे किसमें से, दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगर मैं बोलूँ कि बी जो है ग्रेटर है सी से, तो अगर ये कंडीशन सही हो जाता है कि भैया बी जो है सी से बड़ा है, इसका मतलब ए फिर सबसे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अभी इसका एल्गोरिदम लिख के दिखाऊंगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। ठीक है, ओके। बी जो है क्या है, अभी तक में से सी से बड़ा है। अगर ये ऐसा हो जाता है, ये कंडीशन अगर ये सही हो जाता है, इसका मतलब ये है कि ए जो है सबसे बड़ा नहीं है। ठीक, तो हमें कंडीशन चेक करना है कि बी और सी में बड़ा कौन होगा। जो इसमें से बड़ा निकलेगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो सुनो, बी अगर सी से बड़ा है, एक कंडीशन अगर सही है, इसका मतलब है कि ए तो सबसे बड़ा नहीं है। लेकिन अगर ये कंडीशन गलत हो जाता है तो भाई जो सी है ये क्या है, सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई तो सुनो, मैं इसको इरेज करता हूँ, तुम्हें पूरा अच्छा से मिल जाएगा सारा नोट्स, टेंशन भी नहीं लेना है। ठीक है, जो भी चीज़ें मिटा रहा हूँ, अब इसको नंबर से समझो कि नंबर से कैसे समझना है। ये एल्गोरिदम लिखा हुआ है, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं फिर से यहाँ फ्रेश हैंड लिख दूंगा सारी चीज़ें। ठीक, अब नंबर से समझो। अगर मैंने यहाँ पे एक नंबर माना है ए, एक नंबर मैंने माना है बी, अब मतलब 10 मान लेता हूँ। ठीक, और एक मैंने माना है 15। अब इसको तुम ए बी और सी के टर्मोलॉजी में समझो। इसको मैंने ए मान लिया था, इसको बी और इसको सी। ठीक, अरे इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो ए है वो बी से बड़ा है और ए जो है ये सी से भी बड़ा है। इसका मतलब 5 जो है ये 10 से बड़ा है और 5 जो है ये 15 से बड़ा है। मैथ वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो 5 है ये बड़ा है 10 से भी और 15 से भी। यही होता है ना इसका मतलब। लेकिन देखो आगे बोल रहा है कि भाई जो 10 है ये बड़ा है 15 से। ठीक, और अगर ये कंडीशन सही हो जाता है तो 5 तो फिर सबसे बड़ा नंबर नहीं होगा। या 5 फिर सबसे बड़ा नंबर होगा यहाँ पे? नहीं होगा। और अगर ये कंडीशन भाई, अगर ये कंडीशन गलत हो जाता है, इसका मतलब है कि जो 15 है यही सबसे बड़ा नंबर होगा। ये जो 15 है, 15 विल बी लार्जर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन गलत हो जा रहा है भाई। 10 जो है ये 15 से कैसे बड़ा हो सकता है, मतलब कंडीशन क्या हो जा रहा है, गलत। जब कंडीशन गलत है इसका मतलब ये जो 15 है वही आंसर हो जाएगा, यानी सी जो है वही तुम्हें आउटपुट होगा। ठीक है, डिस्प्ले होगा। ठीक, अब मैं इसको कर रहा हूँ इरेज। अब देखो यहाँ एल्गोरिदम इसके लिए क्या लिखा गया है। देखो पहला स्टेप क्या किया गया है, सुनना ध्यान से। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, पहला स्टेप में लिखा गया है स्टार्ट। ठीक, दूसरा में क्या लिखा गया है, देखो दूसरा में यहाँ पे बोला है एक्सेप्ट 3 नंबर, एक्सेप्ट 3 नंबर। ठीक है जी, और ये नंबर कौन कौन सा है, ए बी सी। समझ आई बात? नीचे नीचे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में लिखा हुआ है। थर्ड स्टेप में अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे चेक लिखा हुआ है। चेक मतलब ये कंडीशन चेक कर रहा है। चेक में लिखा हुआ है इफ, अगर ए जो है ये बी से बड़ा है एंड ये जो ए है ये सी से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि ए जो है ए इज लार्जर। यही है ना इसका मतलब, ये सभी से बड़ा है। अब ये एल्गोरिदम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसको समझना टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, ओके। अब आगे देखो क्या लिखा गया है, फिर से यहाँ पे कंडीशन एक डाला गया है। ठीक, आगे स्टेप में अगर तुम ध्यान से देखो, आगे स्टेप में अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा गया है, देखो फोर्थ स्टेप में एल्स। और एल्स में तुम्हारे पास दिया हुआ है चेक, फिर से चेक किया यहाँ पे इफ जो बी है ये सी से बड़ा है। तो इसका क्या मतलब है भाई कि ए जो है ये लार्जर नहीं है।
इज नॉट लार्जर, इसका ही मतलब है ना भाई, इज नॉट लार्जर। ठीक, ओके। यहाँ देखो, अगर मैं फिफ्थ स्टेप की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ स्टेप की बात करूँ, चलो देखो इधर ध्यान से, भाई समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? एक बार मुझे कमेंट में बता दो, कमेंट नहीं चल रहे तुम लोग का आज। एक बार मुझे कमेंट बता दो, सारी चीज़ें समझ में आ रही है भाई? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? चलो देखो, तो ये सारा ओरिएंटेशन यहाँ पे बिगड़ा था, उसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ, ठीक है? अरे इतनी बात समझ में आई? चलो अब यहाँ देखो, फिफ्थ स्टेप में अगर मैं आपसे बोलूँ, फिफ्थ स्टेप में तो वहाँ पे जो चीज़ें लिखा हुआ है इसको समझो। यहाँ देखो, यहाँ बोला है भाई चेक कर रहा है कि जो बी है सी से बड़ा है, इसका मतलब ए जो है अभी तक बड़ा नहीं है, ठीक है? समझ आई बात? इसका मतलब समझो, यहाँ अगर बी सी से बड़ा है तो ए अभी तक में से सबसे बड़ा नहीं है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है जी? इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सही से। तो देखो, अगर ये कंडीशन गलत हो जाता है, ये कंडीशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, तो तुम्हारे पास यहाँ क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो अपने पास है भाई, ध्यान से देखना यहाँ पे, इस चीज़ को समझो, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तुम लोग को भी, मेरे को कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? मैं लिख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या है कि इस तरह के जो प्रोग्रामिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं आया, बहुत साल पहले पूछा हुआ था, लेकिन इसको मैंने पिक करा था। तो यहाँ देखो, अगर बी बड़ा है सी से, और अगर ये कंडीशन गलत हो जाता है, इसका मतलब है कि भाई सी जो है वही बड़ा नंबर होगा, तो तुम्हें डिस्प्ले होगा, क्या डिस्प्ले होगा? डिस्प्ले सी इज लार्जर, ठीक है? सी इज लार्जर। एंड सिक्स्थ स्टेप में ये चला जाएगा स्टॉप। देखो मैंने बोला था 5 स्टेप में काम करता है, बेसिकली इसका 5 स्टेप ही होता है, ठीक? लेकिन कई बार ज़्यादा स्टेप लिख दिए जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? डिस्प्ले होगा, और वो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? सी, ठीक? तो ये अपने पास एक क्या है, एल्गोरिदम है, इसे लिखना है। चलो, तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देखो, एक लिखा हुआ है कि राइट एन एल्गोरिदम टू एक्सेप्ट वन नंबर देन फाइंड क्यूब। एक तुम्हें क्या लिखना है, एल्गोरिदम लिखना है जिसमें एक नंबर को एक्सेप्ट कराना है, एक नंबर मतलब कोई भी एक वेरिएबल को आपको एक्सेप्ट कराना है, और उसका क्यूब फाइंड करना है। तो क्यूब का मतलब क्या है? अगर मैं एक वेरिएबल मानता हूँ ए, तो क्यूब का मतलब क्या है कि इसी को हम 3 बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसी से, ठीक? तो इसको भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है? तो देखो, इसके लिए अगर लिखा जाएगा तो पहला क्या होगा? स्टार्ट, क्या होगा? स्टार्ट। दूसरा जो होगा दोस्तों यहाँ पे, ये क्या होगा? एक्सेप्ट वन नंबर, है ना? ठीक। थर्ड स्टेप में क्या होगा? अप्लाइंग फॉर्मूला। भैया हम फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? अप्लाइंग फॉर्मूला, ठीक है? और यहाँ लिख रहे हैं क्यूब, तो क्यूब का मतलब क्या है, समझो ध्यान से। क्यूब का मतलब क्या होता है, समझो ध्यान से। क्यूब में क्या होता है भाई, एक नंबर मैंने यहाँ पे डाला है ए, तो ए इंटू ए इंटू ए, यही होगा ना? बिल्कुल। फिर फोर्थ स्टेप में हमें डिस्प्ले होगा, तो भैया हम क्या निकाल रहे हैं, क्यूब, तो हमें डिस्प्ले होगा क्यूब, ठीक है? तो लिखो डिस्प्ले क्यूब, ठीक है? और फिफ्थ स्टेप में ये हो जाएगा स्टॉप, ठीक? तो ये कुछ इस तरीके से लिखे जाएंगे, बड़ी आसान है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है? चलो, कहीं दिक्कत है तो बोलो। ये 5 स्टेप है, इस तरीके से एल्गोरिदम लिखना है तुम्हें आसानी से। एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो बस आपको बनाना है। अब देखो, नेक्स्ट हम लोग जो पार्ट पढ़ रहे होंगे स्ट्रक्चर का, ये है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब क्या समझते हो तुम लोग? बचपन में देखो, तुम लोग जब स्कूल जाते हो तो क्या होता है वहाँ पे,
कि आपके पास फ्लो चार्ट खरीद करके उसमें कुछ कुछ चीज़ें बना करके एज अ प्रोजेक्ट जमा करना होता था। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून आप सभी को। ठीक, तो फ्लो चार्ट का मतलब है, समझो क्या होता है फ्लो चार्ट का, क्या मतलब होता है, इसको ध्यान से समझो। तो फ्लो चार्ट का मतलब है भाई कि जो एल्गोरिदम है, अगर आप उसी को पिक्चर के फॉर्म में डिस्प्ले करते हो, दैट इज नॉन एज फ्लो चार्ट। ठीक, अगर किसी एल्गोरिदम को अगर किसी एल्गोरिदम को पिक्टोरियल फॉर्म में अगर हम दिखा रहे हैं, है ना, तो वही क्या कहलाएगा, फ्लो चार्ट कहलाएगा। ठीक, तो अगर इस चीज को लिखना हो आपको तो कैसे लिखोगे, तो लिखो बड़ी सिंपल तरीके से, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ सारी चीजें। मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा, तो लिखो द ग्राफिकल ग्राफिकल और पिक्टोरियल, पिक्टोरियल है ना, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के फॉर्म में, द ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बिल्कुल। तो जो ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी एल्गोरिदम का, वही फ्लो चार्ट कहलाता है। यहाँ तक दिक्कत है क्या किसी को? अगर होगी तो भाई कमेंट में लिख देना, मैं लास्ट में पढ़ के बता दूंगा। वैसे मैं अभी देख नहीं रहा हूँ कमेंट। चलो एक चीज याद रखना, ये जो फ्लो चार्ट होता है ना, ये जो फ्लो चार्ट है, ये काम करता है GUI के हेल्प से। ठीक, मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो लिख लो द फ्लो चार्ट, द फ्लो चार्ट वर्क बाय द वर्क बाय द हेल्प ऑफ GUI। पूरा इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है पूरा मतलब? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इसका कई बार ना फुल फॉर्म पूछा है, तो ध्यान रखना। ठीक, समझ में आ गया? एल्गोरिदम क्या होता है, तो किसी भी प्रोग्राम को जब आप स्टेप बाय स्टेप या वन बाय वन सॉल्व करते हो, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। ठीक, अगर आपसे बोले फ्लो चार्ट क्या है, तो अगर किसी एल्गोरिदम को हम पिक्टोरियल फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे फ्लो चार्ट। समझ में आई बात? अब इसमें अलग अलग फिगर आएंगे फ्लो चार्ट के अंदर, जिसे तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। ठीक, क्या करना है भाई, उसको याद रखना है। ठीक, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ चीज़ें, कुछ फिगर। तो जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे सिंबल लिखूँ, यहाँ पे मैं अगर सिंबल लिखता हूँ इस तरीके से, ठीक है, सिंबल, यहाँ पे मैं इसका नेम लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं वर्किंग लिखता हूँ। ठीक है, छोटा छोटा चीज़ लिखूँगा, समझ में आ जाएगा आपको सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं उठा के यहाँ कर देता हूँ, और इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है जी, इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ इस तरीके से। थोड़ा सा इस तरीके से, ताकि जगह बन जाए अपने पास। चलो, इसको मैंने छोटा करा, और अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ इधर, यहाँ पे मैं इसको रख रहा हूँ। ठीक है जी, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए वैसे, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मैं उठा के यहाँ पे कर रहा हूँ। चलो, अब अपने पास जगह बन गया नहीं? ठीक है, और इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से, और ये चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, बिल्कुल। अगर अब आपको समझना हो कि इसमें फिगर कौन कौन से आएंगे, ठीक है,
फिगर कौन कौन से आएंगे, क्या नाम होगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ये सारी चीज़ें बता दूंगा। अभी बस नजरें स्क्रीन पे रखना। क्या करना, नजरें स्क्रीन पे रखना अपना, ठीक है। चलो, तो देखो अलग अलग फिगर आएंगे। जैसे पहला जो होता है भाई एरो, क्या है, एरो है अपने पास, इसका नाम क्या है, एरो। ठीक, इसका वर्किंग क्या है भाई, तो ये दिखाता है हमें, शो द डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डेटा, है ना, फ्लो ऑफ डेटा। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से सिंबल आएगा, इसको कहते हैं ओवल। क्या कहते हैं, ओवल। इसका काम है स्टार्ट करना या फिर स्टॉप करना। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलो, एक यहाँ पे आता है कुछ इस तरीके से, रेक्टेंगल का सिंबल आता है अपने पास। क्या आता है, रेक्टेंगल, कुछ इस तरीके से यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है। इसका काम होता है प्रोसेस करना। क्या काम होता है भाई इसका, प्रोसेस, सॉरी, इसका नाम है रेक्टेंगल, काम है इसका प्रोसेसिंग का। इसका नाम क्या है, रेक्टेंगल। ठीक, इसका काम है प्रोसेसिंग, प्रोसेस या प्रोसेसिंग जो बोलो वही अच्छा है। एक चीज़ और आपने सुना होगा, देखो कुछ इस तरीके से देखते होंगे, पैरेललोग्राम। ठीक, इसका नाम क्या है, पैरेललोग्राम। और इसका काम है, क्या काम है, इनपुट या आउटपुट को दिखाना। ठीक है, ओके। और लास्ट में अपने पास एक आएगा कुछ इस तरीके से, जिसका नाम है डायमंड। क्या नाम है, डायमंड, जिसको कहते हैं हम लोग डायमंड वाला सिंबल, वही डायमंड। ठीक है, ओके। और ये जो डायमंड है इसका काम है डिसीजन लेना। क्या काम है, डिसीजन, ये डिसीजन बॉक्स होता है बेसिकली, तो यहाँ लिख लो डिसीजन बॉक्स। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल है जो तुम्हें याद रखना है। अभी तुम्हें दिखाऊंगा इस सिंबल के रिगार्ड से भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जेक में। ठीक, तो अगर तुम्हें इतनी सारी चीजें समझ में आ गई तो बस एक बार मुझे कमेंट में लिख देना यस सर। ठीक है, तो फ्लो चार्ट क्या है, तो फ्लो चार्ट एक एल्गोरिदम का क्या है, ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, ये GUI के हेल्प से काम करता है, जिसका पूरा मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, अब इसमें अलग अलग सिंबल आते हैं जिसके मदद से फ्लो चार्ट काम करता है। जैसे पहला जो है वो है एरो। एरो जिधर भी है वो दिखाता है भाई कि ये डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक, बाकी ये अपने पास जो चपटा सा एलिप्टिकल फॉर्म में दिख रहा है, ये होता है ओवल। ठीक है, इसका काम है एल्गोरिदम को स्टार्ट करना या स्टॉप करना। एक आता है अपने पास रेक्टेंगल, इसका काम है जो भी चीज़ें वहाँ पे डाली गई है उसको प्रोसेस करना, राइट। और ये जो अपने पास दिख रहा है क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, इसमें कोई भी चीज़ें आप एक्सेप्ट कराते हो, उसमें कुछ चीज़ें इनपुट कराते हो या आउटपुट कराते हो, और लास्ट में फिर आपके पास है डायमंड, यानी ये डिसीजन लेता है कोई भी चीज़ सही है या गलत इस चीज़ का। ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन है, देखो PYQ जेक का यहाँ पे मैंने लिया है। जेक का PYQ है, क्या बोलता है, द करेक्ट सिंबल विच इज यूज टू एक्सेप्ट द वैल्यू इन प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम। प्रोग्राम में ऐसा कौन सा सिंबल है जिसका यूज, जिसका यूज आप क्या करते हो, वैल्यू को एक्सेप्ट कराने के लिए करते हो। ठीक, तो 1 मार्क्स में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना वो क्या है, वो है अपने पास, उसका नाम क्या है, पैरेललोग्राम। क्या नाम है, पैरेललोग्राम। ठीक, और इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल, ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अरे इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अब। हाँ देखो, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या किया जाएगा, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो जी, तो यहाँ पे देखो पहला क्या है, ये अपने पास क्या है, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, ये अपने पास क्या है भाई, ओवल। ठीक, ये जो अपने पास दिख रहा है ये क्या है, पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम। भाई ये चलता क्यों नहीं है ढंग से, तो ये है अपने पास
पैरेललोग्राम, ठीक है। और ये जो आपके पास दिख रहा है, ये इसका काम है डिसीजन लेना। ये क्या करता है भाई, डिसीजन बॉक्स है, डिसीजन बॉक्स। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है डायमंड। क्या नाम है इसका, इसका नाम है डायमंड, मतलब डायमंड शेप का है ना, इसलिए इसका नाम डायमंड रखा गया है, ठीक है। ओके, डायमंड। सीधा क्यों नहीं आता लाइन, चलो ये इसका नाम क्या है तुम जानते हो, रेक्टेंगल। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। और ये क्या है, ओवल, दोनों ओवल ही होता है। देखो जो चीज़ें मैंने आपको बताया है, ये पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिखा दिया है कि अरेंज कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे डेटा का फ्लो ये इधर ऐसे हो रहा है, ठीक है। डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा और आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो डेटा का फ्लो देखो कुछ इस तरीके से हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ ऐसे यहाँ पे डेटा का फ्लो हो रहा है। अरे समझ में आ गया बात, बिल्कुल। तो कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा भाई, आपके पास कोई भी एक एल्गोरिदम लिखने दे देगा और उसको फिर फ्लो चार्ट में बदलने के लिए बोलेगा, ठीक है। चलो तो अब हम लोग तीसरा यहाँ पे बात करेंगे कोडिंग के बारे में, कि कोडिंग क्या होता है ना। क्या समझेंगे हम लोग कि कोडिंग क्या होता है, कोडिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोडिंग क्या होता है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोडिंग इन सी प्लस प्लस मीन्स राइटिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इन द सी प्लस प्लस लैंग्वेज टू मेक द कंप्यूटर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। देखो ये कोडिंग का डिफिनेशन लगभग लगभग प्रोग्रामिंग का डिफिनेशन की तरह है। अब प्रोग्रामिंग और कोडिंग लगभग सेम ही तो है कि भाई कंप्यूटर को आप कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन देता हो, मतलब कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हो जिसके मदद से वो क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो इफ यू आर गिविंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क और इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर सिस्टम, और उस समय अगर वो स्पेसिफिक तरह के काम को कर रहा है तो यही क्या है, कोडिंग। अगर इतना नहीं समझ में आता है तो देखो सिंपल वर्ड में भी मैंने लिख रखा है, सिंपल वर्ड्स। कोडिंग इज अ लैंग्वेज विच इज यूज, ठीक है, विच इज यूज टू राइट द सी प्लस प्लस प्रोग्राम, ठीक। यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखो क्या बोलता है कि इन सिंपल वर्ड कोडिंग इज अ लैंग्वेज इन विच यूजर कैन इंटरेक्ट विथ मशीन, ठीक। इसका क्या मतलब है, मैंने आप लोग को फर्स्ट क्लास में बताया था कि भाई देखो अगर तुम मुझसे बात करोगे, ठीक है, तो भाई हम दो, अगर तुम मुझसे बात कर रहे हो तो मैं और आप क्या हो, एक इंसान है तो हम लोग अपने तरीके से बात करेंगे। लेकिन एक इंसान अगर मशीन से बात करना चाहता है तो मशीन इंसान का बात नहीं समझता है। तो मशीन को हम अपनी बात को समझाने के लिए जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं वही लैंग्वेज को कोडिंग लैंग्वेज कहते हैं या कोडिंग कहते हैं। जैसे मान लो अगर तुम्हें 2+2 का एडिशन दिखाना हो, सम दिखाना हो, आपको पता है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन कंप्यूटर को कैसे बताओगे कि इसका सम 4 आएगा। तो इस चीज़ को बताने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा, जो कि जो आप लिखोगे फिर उसको क्या बोला जाएगा, कोडिंग बोला जाएगा, ठीक है। अभी मैं एक छोटा सा आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसका हुलिया दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वी वांट टू ऐड 2 नंबर देन, जैसे कंप्यूटर में अगर हमें 2 नंबर को ऐड करना है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई 2 नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो उसके लिए अगर मुझे कोडिंग लिखना है तो भाई इतना चीज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें तुम्हें लिखना पड़ेगा सिर्फ 2 नंबर को जोड़ने के लिए, ठीक है। सम अगर हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं भाई, अगर मैं यहाँ पे सम निकाल रहा हूँ num1, ठीक है, क्या है नम, अरे भाई num1 प्लस num2, अगर मैं इसका क्या कर रहा हूँ, एडिशन निकाल रहा हूँ, तो सिर्फ इसका एडिशन निकालने के लिए तुम्हें इतनी सारी चीजें लिखना पड़ेगा। अब देख के तुम्हें लगेगा भैया ये क्या है, ये कौन कौन से टर्म आ गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतनी सारी चीजें हम लोग कैसे समझेंगे। जैसे आपके मन में एक सवाल बन रहा होगा कि यहाँ पे हैच इंक्लूड कैसे आ गया, यहाँ पे टेक कैसे आ गया, ये आयोस्ट्रीम डॉट एच का मतलब क्या होता है,
कॉर्नियोडोडेज का मतलब क्या होता है, ये वॉइड में क्यों लिखा गया है, ये कौन सा सिंबल है, ये CLR SCR क्या है, इंट क्यों लिखा गया है, अ लॉट ऑफ क्वेश्चन विल अराइज इन योर माइंड। ठीक है, लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें बताऊंगा, हर एक टर्म का मतलब बताऊंगा कि अगर यहाँ पे हैच का सिंबल लिखा गया है तो क्या इसको कंप्यूटर साइंस की दुनिया में हैच ही बोलते हैं, ये भी बताऊंगा। और इसका अगर यूज किया गया है, क्यों किया गया है, ये भी बताऊंगा। और अगर तुम्हें यूज करना है तो तुम कैसे करोगे, ये भी बताऊंगा। तो थोड़ी सी पैसेंस बना के रखो, सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएगी। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया हूँ, इस पे ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। एक कोडिंग के तौर पे मैंने एक एग्जाम्पल आपको कराया है, बस इसे आप अपने कॉपी में लिख लो। अगले 1 से 2 क्लास में ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा और आप कोई भी प्रोग्राम खुद से लिख पाओगे, ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। ठीक है, बस अभी कोडिंग के एग्जाम्पल में आप बस इसको लिख लो। ठीक है, अभी मत सोचो कि इसका मतलब क्या है, हम कैसे लिख सकते हैं, डोंट थिंक, सोचो ही मत तुम, अभी सारी चीज़ें तुम्हें समझा दिया जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल कोडिंग के अगर एग्जाम्पल तुमसे कभी पूछे तो बस तुम समझ जाना कि ये कोडिंग है। ठीक है, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, यही है कोडिंग, ये जो पूरा लिखा हुआ है यही है भाई कोडिंग। ठीक है, और इसे तुम अपने कॉपी में लिख लो एग्जाम्पल में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि कोडिंग क्यों सीखना चाहिए, है ना, कोडिंग क्यों सीखना चाहिए। तो देखो लिखा हुआ कंप्यूटर से कुछ भी काम करवाने के लिए, सही बात है भाई, अगर तुम्हें कोडिंग आता है तो बहुत सारे काम आप खुद से करा लोगे। जैसे बचपन में तुम्हें गुड इंग्लिश मिली होगी, मिला है तो अच्छा बात है, अगर नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें देखते हो 1 से 100 तक की गिनतियाँ लिखी हुई रहती है, 2 से 40 तक की टेबल लिखी हुई रहती है। तो उसमें जो चीज़ें लिखी हुई है, क्या लगता है उस तरह की चीज़ें वो बैठ करके लोग टाइप करते हैं, नहीं, उसमें कोडिंग किया हुआ रहता है, जो आउटपुट आता है लास्ट में उसको अलग अलग डिजाइन से प्रिंट करवा लिया जाता है। ठीक है, तो उतना को टाइप नहीं करता है, आगे आपको लूपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और लूपिंग में वो सारा चीज आप कर पाएंगे खुद से। ठीक है, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि कोडिंग क्यों सीखना चाहिए। तो पहला भाई कि कंप्यूटर से कुछ भी काम को करवाने के लिए सीखना चाहिए हमें। अगर तुम ऐप बनाना चाहते हो, वेबसाइट बनाना चाहते हो, गेम बनाना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें कोडिंग सीखना जरूरी है। ठीक, करियर में बहुत डिमांड है, सही बात, अभी के समय में क्या है, अभी के समय में अगर तुम ध्यान से देखो तो कोडिंग का बहुत ज़्यादा डिमांड है ना। जैसे तुम कोई चीज़ें सोचते हो, जैसे मान लो तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो, ठीक है, और इंस्टाग्राम चलाने के दौरान अगर तुम्हारे दिमाग में एडिडास का जूता आ रहा है, भाई अभी हमें ना एडिडास का जूता लेना है, तुम जो चीज़ें सीखते हो, मतलब सोचते हो, वही चीज़ें तुम्हारे डिस्प्ले में शो कर जाती हैं। ठीक है, आखिर ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, तो देखो एक कॉन्सेप्ट होती है, मतलब एक कोर्स भी होता है एक तरह का, AIML। ठीक है जी, तो जब आप ये सारी चीज़ें सीखोगे और इसमें अगर आप कोडिंग का मास्टर बन जाओगे ना, तो वे सारी चीज़ें आप खुद से भी करा पाओगे। और जो ये इन सारी चीज़ों को सीख लेते हैं अच्छे से, उनको करियर में क्या मिलता है भाई, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, तो इसलिए कोडिंग का डिमांड बहुत ज़्यादा है। AIML का मतलब, इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, क्या होता है इसका पूरा मतलब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग। चलो ठीक है, कुछ भी मत लिखा करो भाई कमेंट में, समझ में आ गया क्यों सीखना चाहिए। और देखो यहाँ पे क्या है, सोचने और समझने, मतलब क्या लिखा है, सोचने और समस्या हल करने का तरीका सुधारता है, कौन, कोडिंग। ठीक है, तो कोई भी चीज़ें अगर आप सॉल्व करते हो, उसमें सही इंस्ट्रक्शन लिखे हो, ठीक है, और अगर आप अपने से नहीं कर पा रहे हो, कोडिंग में अगर देते हो एज अ कोडिंग, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, उसको सुधारता है, काफ़ी अच्छे तरीके से वो सॉल्व करता है अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वैसे आज थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा है, ठीक है, तो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है क्लास, लेकिन टेंशन ना लो फिर भी। यहाँ पे देखो आ गया ड्राई रन, ये नया कॉन्सेप्ट है, अभी यहाँ से क्वेश्चन कराऊंगा खुद से, बहुत मजा आएगा, तुम भी कर पाओगे और इससे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ड्राई रन, तो ड्राई रन का मतलब समझते हो, ड्राई रन का मतलब बेसिकली होता है भाई, एक एक मेथड होता है, और ये मेथड में क्या होता है कि जो कंपाइलर है ये प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने का मतलब है रन करता है। ठीक है, तो ड्राई रन एक ऐसा मेथड है जिसमें कंपाइलर मल्टीपल टाइम किसी प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है।
वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मेथड इन विच कंपाइलर एग्जीक्यूट द प्रोग्राम मल्टीपल टाइम इन C++ प्रोग्रामिंग। ठीक, समझ में आई बात। और इसी को क्या कहते हैं, ड्राई रन कहते हैं। ठीक, द मेथड इन विच कंपाइलर एग्जीक्यूट द प्रोग्राम मल्टीपल टाइम इट इज नॉन एज ड्राई रन। किसी को दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए छोड़ा है, वाई डू वी डू अ ड्राई रन, हमें ड्राई रन क्यों करना चाहिए। तो भाई देखो, पहला टू अंडरस्टैंड हाउ द कोड वर्क्स, ये समझने के लिए कि आखिर ये कोड कैसे काम करता है ना। चलो, फिर क्या है, टू फाइंड मिस्टेक्स, मिस्टेक्स को, कंप्यूटर में मिस्टेक आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। क्वेश्चन वगैरह आप जब भी देखोगे तो वहाँ पे मिस्टेक्स ना देख करके आपको बग देखने को मिलेगा, BUG बग। ठीक है, समझ में आई बात। वही बोला है टू फाइंड बग्स इन द कोड, कोड में कोई एरर है, कोई गलतियां हैं, कोई मिस्टेक है, तो उसे चेक करने के लिए, उसे पता करने के लिए। आगे है टू गैस द प्रोग्राम आउटपुट विदाउट यूजिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बिना यूज किए हुए ही तुम क्या कर सकते हो, प्रोग्राम को देख सकते हो भाई उसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, चलो, तो ये सारे के सारे क्या है, तरीका है जो आपको पता चलेगा एक ड्राई रन को करने के बाद। ठीक, अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है इसको सुनना ध्यान से। जैसे देखो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन मैंने ले रखा है ना, अलग अलग क्या है क्वेश्चन, और इसे तुम्हें सॉल्व करना है। अलग अलग क्वेश्चन है और इस चीज को तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास लिखा हुआ है फाइंड आउटपुट, क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउटपुट। यहाँ पे तुम्हारे पास दिया हुआ है इंट I इज इक्वल टू 1 to 5 एंड सम इज इक्वल टू 0, तो तुम्हें सम इज इक्वल टू सम प्लस आई निकालना है। तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ। तो सुनो, यहाँ तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, तो तुम्हारे पास दिया हुआ है इंट I इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 to 5, यहाँ तक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। फिर तुम्हारे पास दिया हुआ है सम, क्या दिया हुआ है, सम इज इक्वल टू 0। फिर तुम्हारे पास है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, यही है ना। अब सुनो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो सम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0, तो यहाँ रखो 0। सुनना ध्यान से क्या कर रहा हूँ, तुम्हें फाइंड करना है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, यही फाइंड करना है ना भाई। तो सम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो ध्यान से, तो सम का वैल्यू तुम्हारे पास दिया हुआ है 0, क्या दिया हुआ है, सम का वैल्यू 0 प्लस आई का वैल्यू दिया हुआ 1 to 5, मतलब 1 2 3 4 5। तो पहले आई का वैल्यू रखेंगे 1, तो इसको अगर जोड़ेंगे, अगर इसको जोड़ेंगे 0 + 1 तो कितना आएगा, 1, तो ये 1 यहाँ पे लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर देखो, फिर से सम का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो अब जो सम का वैल्यू पुट होगा वो 0 नहीं पुट होगा, बल्कि जो सम का वैल्यू आया है वो पुट होगा। तो ध्यान से तुम देखो यहाँ पे, तो क्या देखने को मिलेगा कि ये जो सम का वैल्यू है ये 1 हो गया, तो ये 1 जो है अब यहाँ पे पुट होगा, यहाँ लिखो 1 प्लस, अब आई का वैल्यू कितना पुट होगा, 1 पुट हो चुका है, तब 2 पुट होगा, तो यहाँ पे लिखो 2, कुछ इस तरीके से। और ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब ये जो 3 है ये यहाँ आके पुट होगा सम के जगह पे, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस, और आई का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पे लिख दो 3, कुछ इस तरीके से। इन सभी को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6। फिर ये जो 6 है वो यहाँ आके पुट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस, और आई की जो वैल्यू पुट होगी वो होगी 4, कुछ इस तरीके से। और इसे जोड़ो तो यहाँ हो जाएगा 10। अब ये 10 यहाँ पे सम वाले जगह पे जाके पुट होगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस, और ये वाला वैल्यू तो पुट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, पुट होगा, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 5। कोई दिक्कत है, नहीं। अभी दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15, क्या हो जाएगा, 15। तो तुम्हारे पास जो आंसर देखने को मिलेगा ना, ये लास्ट वाला टर्म को आंसर में लिखा जाता है। अरे यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो बता दो। मेरे हिसाब से दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है,
क्या दिया हुआ है कि तुम्हें सब्सट्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, सब्सट्रैक्शन फाइंड करना है, तो इसको तुम्हें सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे सॉल्व, तो देखो तुम्हें उसी तरीके से फिर से करना है भाई। तुम्हारे पास दिया हुआ है इंट, है ना, और यहाँ पे इंट में जो दिया हुआ है इंट आई इज इक्वल टू 1 2 5, यही दिया हुआ ना। और फिर तुम्हारे पास दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन में क्या लिखा हुआ है, सब, SUB, मतलब सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे दिया हुआ है 100। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है, और तुम्हें निकालना है सब इज इक्वल टू, यानी सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन माइनस आई, सही है ना। तो सुनो, सब्ट्रैक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, तो यहाँ लिखो 100, और आई की वैल्यू 1 to 5, मतलब पहला वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो पहले यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 99। अब ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट होगा, तो 99 में आप कितना माइनस करेंगे 2, 1, जैसे 1 2 3 4 5, आई टू 5 का मतलब यही है ना, तो आप 2 इसमें माइनस करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 97। ठीक है, अब ये 97 में हम माइनस करेंगे, तो 97 माइनस 3, यहाँ कितना हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा 94। ठीक, अब ये जो 94 है ये यहाँ पे आके पुट होगा, क्या होगा, ये जो अब 94 है यहाँ पे आके पुट होगा। ठीक है, तो यहाँ 94 माइनस 3, 3 नहीं 4, 3 तो पुट हो गया ना, तो 4। ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा 90, है ना, और ये जो है 90 यहाँ पे आके पुट होगा, तो 90 माइनस 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई 85। तो 85 तुम्हें यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए छोड़ूंगा, और ये क्वेश्चन खुद से तुम बनाओगे। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि तुम्हें प्रोडक्ट अब तुम्हें लिखना है ड्राई रन के अंदर, और फिर तुम्हें यहाँ पे लिखना है डिवीजन, तो क्या इसे कर पाओगे। अब देखो दो सिंबल आएंगे यहाँ पे, कभी कभी तुम्हारे पास ड्राई रन में कुछ ऐसा सिंबल दे देगा और एक ऐसा सिंबल दे देगा, इसका मतलब होता है मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस, या इसी को कई बार रिमाइंडर कह दिया जाता है। ठीक है जी, क्या कहते हैं, रिमाइंडर कह दिया जाता है। और ये जो होता है अपने पास डिवीजन होता है। अब इसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके, समझना थोड़ा सा। मैथ में जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई रहती है ये क्या होती है, डिविडेंट, ये क्या होता है डिवाइजर, ये आपके पास, ये आपके पास जो होता है ये क्या होता है भाई, कोशेंट। ठीक है, और ये जो यहाँ पे देखने को मिलता है ये रिमाइंडर, लेकिन ये चेंज हो जाता है थोड़ा सा कंप्यूटर की दुनिया में। तो सुनना ध्यान से, यहाँ पे आ जाता है रिमाइंडर और यहाँ आ जाता है कोशेंट। ठीक, तो जब भी तुम्हारे पास ये वाला सिंबल यानी परसेंट वाला सिंबल देखने को मिले, तो इसका वैल्यू में तुम रिमाइंडर को लिखना, जो रिमाइंडर आएगा ना उसको लिखना। और जब भी तुम्हारे पास ये वाला स्लाइस वाला सिंबल देखने को मिले, तो इसमें कोशेंट की वैल्यू को लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको तुम खुद से बना के देखना, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो मुझे आप कमेंट करना, कल के लाइव क्लास में मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ओके, चलो जी, फिलहाल बता दो कहीं दिक्कत है क्या किसी को। सिलेबस कब तक खत्म होगा भाई, अभी जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो ना, सिलेबस खत्म कर दी जाएगी, टेंशन ना लो। चलो आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ देखो वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि एक्सेप्ट 3 नंबर्स एंड फाइंड विच वन इज द बिगेस्ट नंबर और लार्जर नंबर। तो सेम क्वेश्चन है जो कि मैंने सॉल्व करा दिया है, अब ये रिपीटेड हो गया, यहाँ पे छोड़ देता हूँ इसको। ठीक है जी, चलो, तो इस तरीके से अपना आज का ये जो क्लास है खत्म हो गया। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। आज के क्लास में जितने भी चीज़ें पढ़ाया हूँ, और अगर आपने कुछ भी चीज़ें लिखा नहीं है और आप चाहते हो कि भाई आपको पीडीएफ मिल जाए, तो पीडीएफ आपको आसानी से नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे, और वहाँ पर जा करके वहाँ पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, YPY पाठशाला। और जब आप इस पर जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का। अगर आप नया बच्चा है तो रजिस्टर करेंगे, और अगर आप पहले से इस पर जुड़े हुए थे और अगर आप ऐप पे नहीं हो तो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको करना है लॉगिन उसी आईडी से। ठीक, और जब आप ऐसा करते हो तो देखो अलग अलग सेक्शन खुल के आएंगे, पेड क्लासेस, फ्री कोर्सेज, फ्री वीकली टेस्ट, पेड टेस्ट सीरीज एंड पीडीएफ क्लास नोट्स। तो आप पीडीएफ क्लास नोट्स पे जाना, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है। यूट्यूब पे नए सर आ गए हैं, बेटा यूट्यूब पे नया नहीं हो तुम, नए हो बस। चलो, तो यहाँ तक समझ में आ गया।
चलो तो थैंक यू वाला अपने पास खुल के आ गया है भाई, थैंक यू वाला अपने पास खुल के आ गया है। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में बता देना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।